ओके, गुड इवनिंग। मैं ऑडिबल हूँ? यस सर। ओके गुड इवनिंग सर। जी। तो बड़े दिन हो गए ना छुट्टी होते होते, तो चलो अब फाइनली फिर वापस आए हैं। मतलब ना बीच में स्मार्ट बोर्ड बहुत दिनों से क्लास नहीं हुई, दिवाली के बाद तो क्लास हुई नहीं है ना, तो ठीक है। तो अभी 6 to 7 डाउट क्लास मैं सोच रहा हूँ, डेली 6 to 7 डाउट क्लास ही रखते हैं, डेली 7 दिन। और 7 to 9 जैम बैच, 9 to 11 गेट बैच। और देखो ये 6 to 7 जो डाउट क्लास है, इसमें कुछ भी पूछ सकते हो, जरूरी नहीं कि तुम पीवाईक्यू को भी डाउट पूछ सकते हो, मॉक टेस्ट को भी पूछ सकते हो, बाहर के भी पूछ सकते हो, मतलब कुछ भी पूछ सकते हो, है ना, जो तुम्हारे सिलेबस से रिलेटेड है, मतलब जैम गेट से रिलेटेड चीजें, है ना, सीयूईटी जैम गेट ISI, इन सब से रिलेटेड चीजें हम डिस्कस करेंगे, है ना, 6 to 7 में। तो जैसे कुछ डाउट है, अगर नहीं, जैसे मान लो अभी चल रहा है हमारा, जैसे जो 9 to 11 डेली तो हमारा बैच 5 चल रहा है जो गेट का है, और बाकी 7 to 9 जैम बैच है, जो एक दिन बैच 3 एक दिन बैच 4 है ना, जैम बैच है स्पेशली। तो ये है, तो उसमें तो चलता ही रहेगा। जैसे अभी आज चूंकि थर्सडे है, आज क्या दिन है, थर्सडे है, तो क्या वेडनेसडे ना, वेडनेसडे है, तो हम लोग मंडे वेडनेसडे फ्राइडे बैच 4 कर रहे हैं, मॉक टेस्ट का सोल्यूशन डिस्कशन। और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 7 to 9 PYQ करेंगे, है ना, वो कर रहे हैं मतलब। और 9 to 11 गेट का चल रहा है सिलेबस। और ठीक है, 6 to 7 डाउट रखते हैं जैसे पहले था, तो क्योंकि है ना उसमें पर्टिकुलर डाउट, क्योंकि इनमें इन जनरल कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हैं, और जब मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है डाउट के थ्रू, है ना, ये चीज़ें हैं। तो चलिए, तो जो जो डाउट्स हैं ग्रुप में भेजो, ट्राई करते हैं। चलो, तो इसमें क्या डाउट है भाई? एक्स यूनिफॉर्म 0 थीटा है, वाई है मिनिमम एक्स कोमा दिस, देन पीडीएफ ऑफ वाई। तो इस तरह क्वेश्चन हमने किया ना, पहले सीडीएफ निकाल लो। देखो, तो इसमें जो है विजिबल है ना सबको? मतलब सेटअप एक्चुअली आज चेंज हुआ है थोड़ा सा, तो देखो, तो इसमें क्या है कि आपका x दे रखा है, जो पीडीएफ x का वो है यूनिफॉर्म 0 थीटा ना, तो fx ऑफ x है 1/थीटा, और x की वैल्यू है 0 to थीटा, हाँ, और मतलब 0 अदरवाइज। अब आपको बोल रहा है कि y है, तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन है ना, हमने पहले भी अभी कुछ दिन पहले ही तो कर रहे थे, मॉक टेस्ट में भी हमारा था ये, मिनिमम ऑफ x कॉमा थीटा बाई 2। ये मॉक टेस्ट आई थिंक 6-7 जब डिस्कस कर रहे थे, उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे, है ना, वहां पे x कॉमा मान लो 10 था, इस तरह से कुछ। तो इसका क्या मतलब, इसको एक्सपैंड करो, इसका क्या मीनिंग है कि ये x कब आएगी और ये थीटा बाई 2 कब आएगी, ये बताओ। मिनिमम का डेफिनेशन लगाओ, मिनिमम का डेफिनेशन अप्लाई करो। बोलो कोई जिसका डाउट स्पेशली ऋतुजा है, बताओ। यस सर। हाँ, क्या होगा when this will be equal to x? सर व्हेन 0 to थीटा बाय 2। तो मिनिमम है ना, तो x की वैल्यू 0 से थीटा बाई 2 रहेगी, ठीक। ओके, अब आपके पास जो है, और ये थीटा बाई 2 कब होगी? थीटा बाय 2 से थीटा। हाँ, थीटा बाई 2 से थीटा। तो ये हो गया तुम्हारा डेफिनेशन, कहीं भी क्वालिटी लगा लो, मान लो यही पे लगा लो, तो इस तरीके से हो गया। अब आप क्या करो, y का सीडीएफ निकाल लो सीधा सीधा, तो सीडीएफ से हो जाएगा। तो अगर y का तुम सीडीएफ निकालते हैं ना, यहाँ दो केसेस हैं एक्चुअली, तो तुम्हारा y का रेंज क्या है, क्वेश्चन x तुम्हारा 0 से थीटा में है, अगर पूछो व्हाट इज रेंज ऑफ y, ये जो y है, मान लो पीडीएफ ऑफ y जो भी आएगा, ये y का रेंज क्या है, इसमें y का रेंज क्या होगा, जो भी आएगा ना, व्हाट इज रेंज ऑफ y, ये y का रेंज क्या है? 0 to थीटा बाय 2। हाँ, 0 से थीटा बाई 2, तो 0 से थीटा बाई 2। अब आप सिंपली सोचो, अगर ऐसे स्टार्ट करो, है ना, हालांकि y जो है मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो y जो है मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें है ना पर्टिकुलर पॉइंट पे भी मास होगा और एक इंटरवल पे डेंसिटी भी होगा। तो आप एक बार फाइंड करके देखो तो पीडीएफ ऑफ y इज तो क्या करोगे, यहां से यू स्टार्ट विद द सीडीएफ। या सिंपली अगर तुमसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा? y इक्वल टू थीटा बाई 2 कब है?
when x between theta by 2 to theta. हाँ, ये कितना आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? देखो हम्म 2/θ कैसे इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? x, अरे क्या करोगे, 1/θ को इंटीग्रेट करोगे थीटा बाई 2 से थीटा में, बताओ कितना आएगा? 1/2 आएगा। 1/2 ना, तो ये तो 1/2 मतलब मास इस पे 1/2 है। मैं बता रहा हूँ ये मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या है, मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन है ना, क्योंकि पॉइंट बाई मास है और इधर x है तो उसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब तुम y का CDF से स्टार्ट करो, ठीक है, तो यू स्टार्ट विद द CDF ऑफ y। तो अगर मान लो तुम्हारे पास y जो है यहाँ पे ना दो ही केस है, y या तो थीटा से कम होगा या, सो स्टार्ट विद द CDF ऑफ y। तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, इसको जो CDF है तुम्हारा, सो यू कैन राइट इट कि भाई प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू स्मॉल y। इसको ब्रेक करोगे तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू दिस इंटरसेक्शन। दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूं मैं, ठीक है, क्या ब्रेक कर रहा हूं, तो यहां से एक ले लो x का इंटरसेक्शन, x जब 0 से थीटा बाई 2 में है, प्लस प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू y इंटरसेक्शन जब x थीटा बाई 2 से थीटा में है। ये करो, ठीक है ना। ये क्या किया मैंने, जो टोटल प्रोबेबिलिटी में आप करते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन a, ठीक है ना। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में, ठीक है, जब E1 E2 पार्टीशन बना रहे हो, जब ये E1 E2 पार्टीशन बना रहे होते हैं और ये मेरा a मान लो ये सेट है, तो हम a को लिख सकते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी का जो प्रूफ आता है जिस तरीके से उस पे। तो अब आप इसको ब्रेक करो, तो यहां से आ गया प्रोबेबिलिटी। अब y देखो, अब तुम ये सोचो इंटरसेक्शन लेना है तुम्हें यहाँ पे, सो जब x की वैल्यू 0 से थीटा बाई 2 में है तो y की वैल्यू क्या है, सोचो यहाँ पे, ना ब्रेक करो, सिंपलीफाई करते जाओ तो हो जाएगा। इसके लिए क्वेश्चन था पहले भी हमने क्लास में किए हैं। देखो तो x यहाँ 0 से थीटा बाई 2 में, y लेस देन y है, तो y पहले फिक्स कर दो। तो y क्या है तुम्हारे पास, अभी y ले लो लेस देन थीटा बाई 2 मान लो, है ना। तो मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ कि y इज लेस देन थीटा बाई 2 मोर देन 0, इस पे बात करते हैं, है ना। हालांकि इक्वल टू भी हो सकता है, y का रेंज है ना थीटा बाई 2 के, इक्वल टू भी होगा ना, क्योंकि वो है, लेकिन उसमें अलग मास है उस पॉइंट पे। तो ठीक है, सीरीएफ से तुम्हारा फिर आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या है, जब x 0 से थीटा बाई 2 में है तो व्हाट इज y, x, तो x लेस देन इक्वल टू y इंटरसेक्शन x 0 टू थीटा बाई 2, ये हो गया प्लस, ठीक है, हमने इसको तो यूज कर लिया ऐसे। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू y, सो यहाँ पे क्या आएगा, जब तुम्हारा x थीटा बाई 2 से थीटा में है तो y की वैल्यू कितनी, x के मतलब ये कितना तुम्हारा y की वैल्यू यहाँ से थीटा बाई 2, तो इसको थीटा बाई 2 रख दो। सो प्रोबेबिलिटी थीटा बाई 2 लेस देन इक्वल टू y इंटरसेक्शन x बिटवीन, मतलब इंटरसेक्शन आगे ले रहा हूँ ना, साथ में ही ले रहा हूँ मैं, दिस लेस देन थीटा। तो बताओ भाई आगे क्या करें अब, तो यहां से ये आ गया, एंड अब क्या हो जाएगा, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ अब क्या आएगा। ये देखो y मैंने फिक्स कर रखा है 0 से थीटा बाई 2 में है, तो ये y कोई फिक्स नंबर है 0 से थीटा बाई 2 का, और यहाँ x थीटा बाई 2 से कम है। तुम्हें क्या देखना है कि कोई नंबर थीटा बाई 2 होगा और y इधर है, तो x लेस देन y भी है और x लेस देन थीटा बाई 2 भी है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू, है ना, कॉमन सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ बोला ना x लेस देन इक्वल टू y है और y 0 से थीटा बाई 2 के बीच का नंबर है, और यहाँ बोला x लेस देन थीटा बाई 2, तो इसका मतलब ये हो गया कि हाँ, तो यहां से ये आ गया, पहला टर्म आ गया प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू y प्लस, अब यहां पे देखो ध्यान से, अब ये तुमने लिया y 0 से थीटा बाई 2 में, ठीक, और y तुम्हारा कह रहा है मोर देन इक्वल टू थीटा बाई 2 होगा, तो ये सेट किसके इक्वल होगा, स्मॉल y इज बिटवीन 0 टू थीटा बाई 2, और यहां बोल रहा है y मोर देन इक्वल टू थीटा बाई 2, y इक्वल टू थीटा बाई 2। हाँ, लेकिन हमने y को इंक्लूड नहीं किया यहाँ पे, वो उस पॉइंट पे अलग मास लिया हुआ है हमने,
तो ये किसके इक्वल आएगा? हाँ, ये एम्प्टी सेट हो गया है ना, क्योंकि यहां तो y लेस देन थीटा बाई 2 है, यहां तो स्ट्रिक्टली लेस देन थीटा बाई 2 लिया हुआ है मैंने, और यहां y कह रहा है कि मोर देन इक्वल थीटा बाई 2 होगा, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना एक दूसरे को। मतलब यहां पे इसका मतलब ये हो गया, सो कहने का मतलब ये एम्प्टी सेट हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब आगे तो यहां तुम्हारे पास क्या आया, अभी मैं सीडीएफ फाइंड कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां से क्या आएगा तुम्हारे पास, सो यहां आ गया, ये जीरो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, तो ये आ गया सीडीएफ ऑफ, अच्छा ये x लेस देन इक्वल टू y था ना, ये इंटरसेक्शन आया था इन दोनों का, तो जो x का सीडीएफ आएगा y पे वही हो जाएगा। बताओ x का सीडीएफ क्या आएगा y पे इसमें? ये x का तुम्हारा पीडीएफ क्या था, 1 बाई थीटा यूनिफॉर्म 0 थीटा ना, तो यूनिफॉर्म 0 थीटा का सीडीएफ क्या है? x अपॉन थीटा। तो यहाँ x अपॉन थीटा हो गया, तो यहाँ पे x नहीं, x y है, तो यहाँ पे आ गई वैल्यू एक्चुअली x के प्लेस पे यहाँ y है ना, तो क्या आएगी y बाई थीटा। सो ये आपका y बाई थीटा आया सीडीएफ की वैल्यू, कब? जब आपने अज्यूम किया है कि आपका जो y है वो 0 से थीटा बाई 2 में है। अच्छा, तुम अगर सीडीएफ को ठीक से लिखो अब, तो y का सपोर्ट 0 से कम तो हो नहीं सकता है ना, 0 से कम तो है नहीं, तो क्या होगा, इसको मैं ठीक से अभी अगला पार्ट करता बाकी है, लेकिन मैं यहाँ लिखता हूँ। देखो, तो अभी हम क्या कर रहे थे कि x मेरा था यूनिफॉर्म 0 थीटा और y मेरा है मिनिमम ऑफ x कॉमा थीटा बाई 2। तो मैं क्या किया, मैं y का सीडीएफ फाइंड कर रहा था। तो अभी वो क्या समझ आया कि जब y लेस देन 0 होगा, तो जब y लेस देन 0 होगा तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? 0, क्योंकि सपोर्ट तो है ना, यहाँ x आपका 0 से थीटा में है। अभी तुम इंक्लूड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, इंक्लूड एक्सक्लूड भी कर सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अपने हिसाब से देख लो, और यहाँ पे y का रेंज जो है 0 से थीटा बाई 2 में होगा इस केस में, तो लेस देन 0 तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो ये 0 हो गई। अभी मैंने क्या फाइंड किया है, मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन थीटा बाई 2। इस पे क्या आया फाइंड करके, y अपॉन थीटा। y अपॉन थीटा। अब अगला केस क्या बनता है, ये बनता है ना सीडीएफ में, यही करते हो तुम लोग, सीडीएफ पूरे आर में डिफाइंड है, जो सीडीएफ है उसका डोमेन पूरा रियल नंबर है, तो सीडीएफ का डोमेन जब पूरा रियल नंबर है तो पूरा रियल फाइंड करना है। नेगेटिव के लिए ये आया, इसके लिए ये आया। अब एक केस और बचता है, जो काम मैंने इसके लिए किया और वही काम इसके लिए करूंगा। देखो तो अब आओ जो तुम कह रहे थे नेक्स्ट टाइम ना, तो ये पहला केस था। दूसरा केस क्या होगा, सेम चीजें लिखेंगे अब हम सेकेंड केस। तो सेकेंड केस करो सॉल्व। सो सेकेंड केस होगा कि जब मैं अज्यूम कर रहा हूं y मोर देन इक्वल टू थीटा बाई 2, ये सेकेंड केस है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली मैं सीडीएफ फाइंड कर रहा हूं, तो मुझे इन तीन केसेस में चाहिए ना, सीडीएफ फाइंड कर रहा हूं मैं। तो देखो y मोर देन इक्वल थीटा बाई 2, अब सब कुछ सेम लिखो, राइट द सेम थिंग। तो यहाँ तो फर्स्ट लाइन तो वही कॉपी कर लेता हूँ है ना, तो ये तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट डेफिनेशन ही है तो है ना। तो चलो, तो यहाँ से क्या करते हैं अब, तुम देखो देखो अलाउंड अभी ये 93 नंबर डाउट क्लास है। अगर कोई बच्चा टोटल 90 के 90 डाउट क्लास के वीडियोस देख गया तो उसके 90% डाउट ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई बच्चा कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही रहा है। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले मैंने क्लास में कराए हैं, अब जो रेगुलर है उनको पता होगा। तो स्पेशली हमारे यूनिट वाइज टेस्ट में था, अभी तक मैंने कितने यूनिट वाइज टेस्ट डिस्कस किए हैं, 1 to 8 आई थिंक किए जस्ट, तो सिर्फ 1 to 8 में ही है क्वेश्चन ये। इसका मीन भी पूछा गया है, इसका वेरिएंस भी पूछा गया है, तुम देखो पीछे यूनिट वाइज टेस्ट में जाके। तो इसी क्वेश्चन में इसका मीन भी पूछा गया कि व्हाट इज मीन ऑफ y, व्हाट इज वेरिएंस ऑफ y, ये सब पूछा गया है उस क्वेश्चन में। व्हाट इज पीडीएफ ऑफ y, व्हाट इज सीडीएफ ऑफ y, ये है। तो अगर तुम है ना, मतलब वही कर रहा हूं, सारे पीवाई को ढंग से कर लो, सारे मॉक टेस्ट कर लो, तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहेंगे। लेकिन सिलेबस पहले तुम्हारा कंप्लीट होने चाहिए, वरना क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें पता ही नहीं चलेगा किस टॉपिक का क्वेश्चन है। तो इसलिए जरूरी एक बार सिलेबस तुम्हारा थ्रू आउट कंप्लीट हो, एक एक वर्ड का डेफिनेशन और उससे रिलेटेड रिजल्ट्स याद हो। नहीं भी है तो क्वेश्चन करते करते हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट एक बार तुम खुद को कन्विंस कर लो कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अदरवाइज वैसे तो सब कुछ किसी को नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब कुछ आना चाहिए, बट ये खुद को कन्विंस करो तुम्हारा सिलेबस हो गया है। अब क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम के थोड़ी भाई होता रहेगा। एनीवे करो इसको। देखो अब तो इक्वल टू, अब क्या है, सेम चीज। अब आपका y मोर देन इक्वल थीटा बाई 2 है। अच्छा चलो, तो ये जो कैपिटल Y फिक्स हो गया कि थीटा बाई 2 से ज्यादा ही है,
तो अब देखो x 0 से थीटा बाई 2 में है, तो जब x 0 से थीटा बाई 2 में है तो y की वैल्यू क्या है, कैपिटल Y क्या आएगा, बताओ जो मिनिमम था वो क्या था, x है ना। तो जब हमारा x 0 से थीटा बाई 2 में होगा, सो यहां आपका हो गया x लेस देन इक्वल टू y, ठीक है। देखो जस्ट मैंने अभी ना y फिक्स किया, बट फॉर्मूला वैसे लिखना e1 e2 करके, a प्रोबेबिलिटी ऑफ a बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन e1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन e2, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपके पास इंटरसेक्शन 0 लेस देन x लेस देन थीटा बाई 2 एंड प्लस, अब यहां पे देखो जब x थीटा बाई 2 से थीटा में है तो y क्या था, अच्छा वो भी तो लाइन कॉमन ही हो गया ना, सेम ही लाइन आ जाएगी, है ना, सेम ही है ना, क्योंकि ये तो दो लाइन तो कॉमन ही, बस लास्ट लाइन में डिफरेंस आएगा, तो ये भी कॉपी पेस्ट कर लेते, सेम ही था ना, क्योंकि ये तो वही आएगा जो यहाँ पे आएगा, बस वही चीज लिख रहे हैं, बट अब इसको यूज करेंगे यहाँ पे, है ना। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे, नेक्स्ट सेम ही चीज आ जाएगी, तो आएगी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थीटा बाई 2 लेस देन इक्वल टू y, ये है, मतलब ये सेम ही, यहां तक मैं कॉपी कर लेता तो ठीक था, है ना, ये यहां तक कॉमन, बस ये लास्ट लाइन डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यहां पे हम यूज कर रहे हैं इस वाले कंडीशन को, तो लास्ट वाले लाइन में अब यूज करेंगे इस कंडीशन को। तो दिस इंटरसेक्शन आपके पास है अब थीटा बाई 2 लेस देन एक्स लेस देन थीटा, ठीक। अब देखो अब आपको ये यूज करना है, सी, तो यहाँ x 0 से थीटा बाई 2 में है और तुम्हारा जो y है वो थीटा बाई 2 से ज्यादा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लो फिर से, देखो ध्यान से, ये जो x है थीटा बाई 2 से कम है, ये वाला कह रहा है थीटा बाई 2 से कम है, और ये जो x है y से कम है, लेकिन y क्या है, थीटा बाई 2 से ज्यादा है, तो इधर कोई नंबर y होगा, स्मॉल y इज अ फिक्स नंबर, ठीक है ना। आपने सीडीएफ जब पढ़े होंगे क्लास में बता रहा था कि दिस स्मॉल y इज अ फिक्स नंबर, कैपिटल Y इज अ रैंडम वेरिएबल, ये स्मॉल y आप फिक्स कर रहे हो, इस बीच के कोई एक नंबर फिक्स्ड है, तो सो यहाँ पे क्या है कि ये स्मॉल y कोई फिक्स नंबर है, क्या होगा, थीटा बाई 2 से ज्यादा या उसके इक्वल हो सकता है, सो अभी मान लो ज्यादा है, तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू y से कम है और यहाँ x थीटा बाई 2 से कम, इंटरसेक्शन क्या आएगा, less than theta by 2 है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये कॉमन पोर्शन है, ये कह रहा है y से कम है, ये कह रहा है दिस, देखो ध्यान दो वहां भी मैंने ग्राफ बनाया था, y यहाँ लेफ्ट साइड है, थीटा बाई 2 राइट साइड में है, क्यों, क्योंकि नंबर लाइन का रूल पता है आपको कि 1 लेस देन 2 है, तो 1 लेफ्ट साइड में होगा 2 राइट साइड में होगा, सेम स्टोरी यहाँ पे है, यहाँ y मेरा थीटा बाई 2 से कम था, तो मैंने थीटा बाई 2 राइट में लिखा, y को लेफ्ट में लिखा, फिर चेक किया सेम चीज है, लेस देन दिस लेस देन, इंटरसेक्शन क्या आया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैंने y फिक्स किया हुआ है थीटा बाई 2 से ज्यादा या एटलीस्ट इक्वल, तो यहाँ y मेरा राइट साइड में है, थीटा बाई 2 लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये ज्यादा है इससे, अब यहाँ फिर से सेम कंडीशन है कि y लेस देन कैपिटल X लेस देन y कैपिटल X लेस देन थीटा बाई 2, तो कॉमन सॉल्यूशन क्या आया, तो इसका कॉमन सॉल्यूशन अभी निकल के आया क्या, x लेस देन इक्वल टू थीटा बाई 2 प्लस, अब ध्यान दो ये जो तुम्हारा स्मॉल y है वो थीटा बाई 2 से ज्यादा है, स्मॉल y इज मोर देन थीटा बाई 2, तो ये सेट किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे ये वाला सेट एम्प्टी सेट आया था, इसीलिए जीरो प्रोबेबिलिटी हो गई थी, थीटा बाई 2 लेस देन y तो हमने लेस देन लिया था, और ये कह रहा y ज्यादा है, तो मतलब ये एम्प्टी सेट है, क्योंकि हमने अज्यूम किया हुआ y इसमें था, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन समथिंग इज, तो जीरो प्रोबेबिलिटी आ गई थी। अब यहाँ बताओ ये वाला पर्टिकुलर सेट किसके इक्वल है, y equal to theta by 2 नहीं, मतलब स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये पूछना चाह रहा हूं, ये जो लिखा है थीटा बाई 2 लेस देन इक्वल टू y, ये ट्रू है या फॉल्स है, हाँ जी बाकी लोग, ट्रू है सर, हाँ क्योंकि यहाँ पे है ना हमने पहले अज्यूम कर रखा है y थीटा बाई 2 से ज्यादा है, तो जब ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये सैंपल स्पेस के इक्वल है, सो दिस इज सैंपल स्पेस ओमेगा, अब ओमेगा इंटरसेक्शन समथिंग, ओमेगा, हाँ है ओमेगा इंटरसेक्शन समथिंग, है ना, ओमेगा तो यूनिवर्सल सेट है ना, तो यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन सबसेट, तो ये तो सबसेट होगा उसका, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला आएगा, यस सर, तो प्लस, अब ये पहला टर्म इसके इक्वल, दूसरा टर्म आया x मोर देन थीटा बाई 2 लेस देन थीटा, अब आपको क्या करना है, निकाल लीजिए, ये तो पता ही आपको, अभी आपने यूज किया इसको,
यहाँ तो यही आया था ना बस अकेला, अच्छा लेकिन उस पे आया था। तो बताओ x लेस देन इक्वल थीटा बाई 2, तो CDF x का किसके इक्वल है? देखो तुमने बताया ना, तो इससे कम नहीं होगा, छोटा नहीं होगा। हाँ तो उतना आ रहा है ये। मतलब ये निकल जाएगा, ये पूछ रहा हूं मैं। यस सर। हाँ ये जस्ट लेस देन इक्वल थीटा बाई 2 है, तो यूनिफॉर्म है 1/2 आ जाएगा ये पहला टर्म ना, क्योंकि आप 0 से थीटा बाई 2 में इंटीग्रेट कर दो 1/थीटा को। हाँ तो 1/2 आ गया, प्लस ये कितना आएगा? 1/2। तो ये भी 1/2 आ गया। यस। अब क्या करोगे आप, एक मिनट पहले देख लेते हैं कि यहाँ y था मोर देन थीटा बाई 2 दिस, तो 1/2 आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। तो देखिए अब क्या हुआ, क्योंकि है ना उसके पहले हाफ मास था, उस पॉइंट पे अकेला हाफ मास है, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे ही अकेला हाफ मास है। 0 टू थीटा के बीच, 0 टू थीटा बाई 2 जो इंटरवल है उसके अंदर डेंसिटी हाफ की है, मतलब 0 टू थीटा बाई 2 इंटीग्रेट करो, प्रोबेबिलिटी हाफ आती है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हाफ, मतलब मिक्स्ड है ना, तो इंटरवल पे भी डेंसिटी है और पॉइंट पे मास है, तो y इज अ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट भी नहीं है, कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 आ गया, तो ये मैंने क्या फाइंड कर दिया? CDF। अब यही उसी भी मैं कह रहा था, क्या y के पास PDF होगा? y क्या है, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस? बोलो, y यहाँ पे क्या है, डिस्क्रीट है कॉन्टिन्यूअस है? हाँ अभी तो मैं बताया मिक्स्ड है। हाँ तो मिक्स्ड है, तो मिक्स्ड के पास PDF होता है कि PMF होता है? दोनों। दोनों होता है ना, तो सिर्फ PDF लिखना गलत है ना। एनीवे चलो, तो एनीवे चलो, इसको तुम चाहो तो कर दो डिफरेंशिएट, है ना, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? तो इसका डिफरेंशिएशन 0 से 0, तो 1/थीटा कब आएगी? जब y 0 से थीटा बाई 2 में है। PDF है, मैं पॉइंट हटा देता हूं ना, और बाकी ऐसे तो जो PMF होगा वो है ना, मतलब ऐसे लिखना, जैसे मैं लिख सकता हूं हाफ, जैसे ये हाफ जब y थीटा बाई 2 है, तो इसका कहने का मतलब ये PMF पार्ट है और ये PDF पार्ट है, तो इसका ऐसे PDF लिखना ना, इससे तुम देखोगे ये चूंकि किसी ने बनाए हैं क्वेश्चन इस तरह से, एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा PDF पूछेगा आपसे, वहां CDF पूछेगा या किसी पर्टिकुलर उसमें पूछेगा ना, क्योंकि यहाँ PDF लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके पास दोनों, ये क्या है, PMF पार्ट है और ये PDF पार्ट है, मतलब इंटरवल में हाफ डेंसिटी इस तरह से है, तो ये आंसर इस क्वेश्चन का, देख लो। ठीक है जी, किसी को डाउट हो तो बताइए। ओके चलो अगले क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका नेहा का, देखो तो अभी एक एक करके एक पर्सन का सॉल्व करते हैं, और फिर से डेली 6 to 7 डाउट क्लास है, तो आप लोगों को लगे कोई डाउट क्लास है ना जो रेगुलर बैचेस में, बैच 3 बैच 4 बैच 5 में नहीं हो पा रहा, क्योंकि बैच 1 बैच 2 तो कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, है ना, तो बैच 1 सिलेबस एग्जाम का किया था, बैच 2 में भी सिलेबस एग्जाम का किया था, दोनों में सेम चीज है, तो बैच 3 बैच 4 बैच 5 में अगर कुछ डाउट नहीं होते तो यहाँ हम लोग 6 to 7 अब डेली डाउट क्लास चलेगी एग्जाम तक, ठीक है। अभी तक तो यही है, बाद में मेरा मूड चेंज होगा, फिर शेड्यूल चेंज होगा, वो डिपेंड करेगा, तो अभी तत्काल ये है। सो 18 जो है नेक्स्ट जो इन्होंने पूछा है कि x1 x2 x4 बी द रैंडम सैंपल, इसमें क्या डाउट है, ऑप्शन डी में डाउट है। ओके तो आई थिंक हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, बताइए। हाँ सर, ऑप्शन डी में डाउट है। हाँ तो आप वीडियो जाके देखो, आपने ही शायद डाउट पूछे थे तब, तो हमने इसको डिसाइड किया था किससे, क्रैमर और लोअर बाउंड तरीके से। ऑप्शन 3 रॉन्ग है, इसमें फॉल्स पूछा है तो। हाँ ये हमने एक बार पहले भी डिस्कशन किया है ना, काफी टाइम बाद एक शॉर्ट मेथड पे पहुंचे थे, पहले लॉन्ग मेथड पे कर रहे थे, फिर हम किसी शॉर्ट वे ढूंढ पाए थे, क्या ढूंढ पाए थे, उसके लिए हमने UMU यूज किया था इसमें, और क्रैमर और लोअर बाउंड कॉन्सेप्ट यूज किया था, है ना। एनीवे चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो इसमें है ना डी फॉल्स पूछा है ना, तो क्या पूछा है, वेरिएंस ऑफ 1 प्लस एक्स बार, है ना। अब खुद से बाद में 2-3 बार सॉल्व करके देख लो क्या हो रहा है इसमें,
वरना अक्सर ऐसा होता है ना, एक बार जब हम नहीं कर पाते, अगली बार जब वो क्वेश्चन मिलता है फिर नहीं कर पाते, चाहे टीचर कितनी बार सॉल्व कर दे, क्योंकि वो दिमाग में कॉन्सेप्ट फिट नहीं हुआ ना, इसीलिए ऐसा होता है। तो उसके लिए आपको फ्रीक्वेंटली उसको सॉल्व करना होगा ताकि बार बार समझ आए कि वो क्या है ना, या याद रहे कॉन्सेप्ट क्या है। सो वेरिएंस ऑफ 1 प्लस एक्स बार होल स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 1 प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन 2। और आई थिंक हम लोग ये देख रहे थे कि इसको कैसे किया था, मुझे याद है लास्ट टाइम हमने ना काफी डिस्कशन करी था, डाउट क्लास में किया है या 2023 का 22 का था, ये अच्छा। 23 का है। सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन था वहां भी। हाँ 22 में वो x and given x बार था, वहाँ पे वो UMBA से किया था तो वेरिएंस। वो तो राव ब्लैकबेल से आ जाएगा डायरेक्टली। यस अच्छा ठीक है, चलो देख लेते हैं, जहाँ तो मुझे ये याद आ रहा है, देखते हैं फिर भी। तो इसमें क्या है 1 प्लस एक्स, मैं क्वेश्चन ये पूछता हूँ, पहले ये बताओ ऊपर वाले ऑप्शन के बारे में। नहीं यही क्वेश्चन है मुझे याद है, तो यही क्वेश्चन आपने तभी डिस्कस किया था। ये आप 2023 के डिस्कशन का आई थिंक लास्ट वीडियो जो होगा, लास्ट क्लास, उसमें डिस्कस किया हमने, आप चेक करना, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ फिर भी। सो ये ऑप्शन ए ट्रू है, ये क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, मतलब स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। क्या एल थीटा क्या है, एल थीटा क्रैमर राव लोअर बाउंड है, क्या ये क्रैमर राव लोअर बाउंड, क्रैमर राव लोअर बाउंड ऑन द वेरिएंस ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ जी थीटा, जी थीटा मतलब थीटा स्क्वायर प्लस हाँ 2 थीटा। देखो तो ये जो जी थीटा, मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है, ये जो जी थीटा है क्या लिखा हुआ है इन्होंने, थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, जिसको कुछ ऐसा मैं लिखा था, थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कुछ। ओके अब तो ये 1 प्लस थीटा के होल स्क्वायर के इक्वल आता है, हाँ ना। यस सर। ओके ठीक है, तो ये जी थीटा का जो क्रैमर और लोअर बाउंड है 1 प्लस थीटा होल स्क्वायर है। ओके तो अगर आपसे पूछा जाए, अब यहां से 1 प्लस थीटा होल स्क्वायर मैंने बनाए हैं अभी, ठीक। ओके जी थीटा यही पे है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अभी क्या करना है मुझे, तो मुझे चेक करना वेरिएंस 1 प्लस एक्स बार होल स्क्वायर इज मोर देन इक्वल टू, यहाँ पे मुझे फिर से कुछ याद आ रहा है कि मैंने कुछ ऐसा रिलेट किया था, दिस इज मोर देन इक्वल टू दिस, है ना, ऐसा कुछ था। चलो देखो ये यूज किया था हमने, और तो जो क्रैमर राव लोअर बाउंड, अच्छा क्रैमर राव लोअर बाउंड है ये, तो मतलब कोई भी अगर हम जी थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर ले तो क्या होगा उसका। सो मैं ये पूछना चाहता हूं पहले कि इसका वेरिएंस निकालना तो है ना, टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट यूज करना 1 प्लस एक्स बार होल स्क्वायर, क्या ये यूएमवी है, सी ऑप्शन क्या है, ट्रू या फॉल्स, 1 प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये यूएमवी नहीं है। अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, क्रैमर राव लोअर बाउंड 1 प्लस थीटा का होल स्क्वायर आ गया, तो किसी भी यूएमबी का मतलब वेरिएंस इससे कम नहीं होगा। हाँ तो 1 प्लस थीटा ये अनबायस्ड है, वही पूछ रहा हूं एक मिनट को, ये अनबायस्ड है, किसके इक्वल आता है ये, नो सर, ऑप्शन 3 फॉल्स है। हाँ मतलब ये किसके इक्वल आएगा ये बताओ जरा। अच्छा इसका मीन, हाँ ये किसके इक्वल आएगा, ये था ना, एक मिनट, e ऑफ t, e ऑफ मान लो कोई x स्क्वायर है, सो e ऑफ x स्क्वायर को लिख सकते हैं वेरिएंस x प्लस मीन x का होल स्क्वायर ना, ये कितना आएगा बताओ जरा। तो यहां से आ गया सिग्मा स्क्वायर बाई 2, तो सिग्मा स्क्वायर कितना है यहाँ पे, सॉरी 4 प्लस थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, एक मिनट, सिग्मा स्क्वायर बाई n ना, हाँ सॉरी, वेरिएंस ऑफ x बार इज सिग्मा स्क्वायर बाई n, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/4 प्लस 1 प्लस एक्स बार का मीन वही जो इसका मीन है, सो 1 प्लस थीटा होल स्क्वायर, हाँ याद आया, ये पहले मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। देखिए अब तो इसका मीन इसके इक्वल है, इसका क्या मतलब है, अच्छा तो मैं ही पूछना चाह रहा था कि ये जो है ना, हाँ 1/4 को उधर शिफ्ट कर दो, अभी आपको याद आएगा, तो क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन में डिस्कस किया है ना, तो देखो
यहां से एक्सपेक्टेशन 1 प्लस एक्स बार होल स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1 प्लस थीटा होल स्क्वायर। ये ओके है? Yes. और इससे क्या पता चला मुझे, एक्स बार क्या कंप्लीट सफिशिएंट है ना? Yes. और कंप्लीट सफिशिएंट है, उसका एक फंक्शन है जो अनबैलेंस्ड है। Yes. तो इसका क्या मतलब, ये क्या कहना चाह रहा है, ये लाइन क्या कहना चाह रहा है? वो UMV जी, सो 1 प्लस एक्स बार होल स्क्वायर माइनस 1/4 इज यू एम भी यू ई ऑफ व्हाट, जी थीटा? नहीं, जी थीटा नहीं बोलेंगे, ये 1 प्लस थीटा होल स्क्वायर, राइट? क्योंकि वो उसको भी हम बना सकते थे, क्या प्रॉब्लम है, ये बना जी थीटा बना सकते हैं, है ना? हम यहाँ जी थीटा बना सकते हैं चाहे तो। एक मिनट, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करो इसको थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करो, एक मिनट, क्योंकि मुझे यहाँ पे जीत रहा काम है, इसीलिए इसको खोलो। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5/4 प्लस थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, लिख सकते हैं? उधर भेज दो। तो एक्सपेक्टेशन 1 प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस 5/, ये सारे ग्रुप में लिंक भेजे कि नहीं, कि सिर्फ इसमें भेजे हैं? भेजा ना? हाँ ठीक है। तो अच्छा, इसके डाउट्स रहेगा तुम लोगों के, सयानी और तरुण, तो बताना चाहिए ना, मैं यहाँ से स्टार्ट कर दिया। सर वो बाद में दोबारा भेज दिए थे फिर। भेज दिए? क्योंकि मैं देखा ही नहीं, मैं तो यहीं से स्टार्ट कर लिया, तो वो तो लिंक के बाद का स्टार्ट कर लिया मैंने। तो सो इसको हटा दो ना, इसका डाउट हो गया तो देखो, सो यहाँ से ठीक है, अभी ये देखते हैं सयानी के डाउट है ना, ऊपर से आते हैं वापस। पहले देखो, तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बार होल स्क्वायर माइनस 5/4, और ये किसके इक्वल है, थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, जो कि किसके इक्वल है, जी थीटा के। हाँ चलो, इसका मतलब बताओ, ये ठीक है ना? तो यहाँ से क्या समझ आया आपको कि 1 प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर इज, नहीं दिस माइनस 5/4 इज यू एम भी यू ई ऑफ जी थीटा। अब हो तो क्या, देखो मैं क्या था, ये कुछ ऐसा देखो, अभी अब क्या होगा कि अब जब यू एम भी यू है तो उसका वेरिएंस क्रैमर और लोअर बाउंड और यू एम भी यू के वेरिएंस में क्या डिफरेंस है, रिलेशन है? मैं अगर आपसे पूछूं कि वेरिएंस ऑफ दिस क्वांटिटी, एक मिनट, 1 प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस 5/4, ये एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है जी थीटा का, और ये जो आपका पहला ऑप्शन है कि दिस इज द क्रैमर और लोअर बाउंड, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि 1 प्लस थीटा होल स्क्वायर और इन दोनों में क्या रिलेशन है? greater than equal. क्योंकि क्रैमर और लोअर बाउंड कहता है, हाँ, क्योंकि क्रैमर और लोअर बाउंड कहता है कि अगर ये जी थीटा का क्रैमर और लोअर बाउंड है, CRLB है, तो कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर हो ही नहीं सकता जिसका वेरिएंस इससे कम हो जाए, है ना? ये लोअर बाउंड है ना, तो कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर ले लो तुम, चाहे वो यूएमबी हो या ना हो, यूएमबी है तब भी और यूएमबी नहीं है तब भी, उसका वेरिएंस हमेशा इससे तो ज्यादा ही होगा। तो ये यूएमबी है तो इसका वेरिएंस इससे तो ज्यादा ही होगा। अब क्या क्या ही इफेक्ट करेगा वेरिएंस पे ये नंबर, ये कोई इफेक्ट करेगा? कांस्टेंट का वेरिएंस तो 0 होता है। तो मतलब ये हो गया कि वेरिएंस ऑफ 1 प्लस एक्स बार होल स्क्वायर इज मोर देन इक्वल टू 1 प्लस थीटा होल स्क्वायर, एंड दिस इज मोर देन इक्वल टू, मुझे है ना अभी याद आ रहा था, मैं कुछ दिन पहले रिसेंटली सॉल्व किया है क्वेश्चन मैंने, है ना, पुराने वीडियोस देखो समझ आएगा। 1 प्लस थीटा होल स्क्वायर अपॉन, आपने ही पूछे थे, अपॉन 2 हो गया। तो ये आपसे क्या पूछा था ऑप्शन में कि फॉल्स चुनना है, लेकिन स्टेटमेंट ट्रू हो गया है ना, स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ, मेरा पर्पस था कि समहाउ मैं जी थीटा का एक अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढ लूं, तो वो मैंने ढूंढ लिया, ये है जी थीटा का एक अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढ लिया। अब ये हालांकि यूएमबी निकला, यूएमबी नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, अनबायस्ड है तो किसी भी अनबायस्ड एस्टिमेटर का वेरिएंस क्रैमर और लोअर बाउंड से ज्यादा ही होगा, है ना, ये क्रैमर और इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको, ये जो स्टेटमेंट है
दिस इज क्रैमर राव इनइक्वालिटी इसका नाम है ना, कि किसी भी अनबायस्ड एस्टिमेटर का वेरिएंस क्रैमर राव लोअर बाउंड से ज्यादा ही होगा, क्योंकि जी थीटा का ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है तो इसका वेरिएंस जो जी थीटा क्रैमर और लोअर बाउंड है उससे ज्यादा ही होगा, या एटलीस्ट इक्वल हो सकता है, अगर बहुत कम होगा तो इक्वल हो सकता है, ये चीज ठीक है। ओके चलिए तो आगे आते हैं। राजेश को तुम्हारा क्वेश्चन आते हैं वन बाय वन। ये क्या भेज रही है? हाँ अभी पहले इनके पहले एक डाउट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सयानी के डाउट। अच्छा ये बड़ी रेगुलर बच्ची है ना, मतलब सिंसियर है, आज असाइनमेंट भेजा आज ही ट्राई कर लिया, वेरी गुड। बट ये है कि कौन सा बताऊं? अभी एक बताऊंगा, बताओ फिर बाद में। सर क्वेश्चन 1 का सर वो नहीं बताऊं? चलो क्वेश्चन 1 का डायमेंशन ऑफ द स्पेस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था आपको, भूल गए आप, देखिए फिर से। आपको पता है रैंक और नलिटी में क्या रिलेशन है? रैंक बट डायमेंशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ना तो जैम के सिलेबस में है ना गेट के सिलेबस में है, मैं मैट्रिक्स के लिए पूछ रहा हूं। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स प्लस नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू डायमेंशन। क्या डायमेंशन क्या होता है मैट्रिक्स में? हाँ सुना नहीं है? अरे डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स? डायमेंशन नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। नहीं मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं। वो तो रैंक हो गया, तुम जो बोल रहे हो रैंक हो गया, नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स उसका जो ऑर्डर होता है। अरे मेरे भाई तुम छोड़ो, तुम लोग सब खो गए, ये भाई और बहन जो भी। देखो जो नलिटी रैंक प्लस, तुम्हें रैंक नलिटी थ्योरम सबने पढ़ी है, तो रैंक ऑफ ए कोई मैट्रिक्स है, नलिटी ऑफ ए तो तुमने पढ़ा होगा रैंक नलिटी थ्योरम, बुक में देखोगे ना तो वो लिखा रहता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी बराबर डायमेंशन ऑफ टी, टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहां मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ए कोई m क्रॉस n। ये पता है कब मिलती है m क्रॉस n की मैट्रिक्स? जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारा Rn से Rm में होगा, तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्म तुमको दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना? ये कट रहा है थोड़ा सा, पार्टीशन कट रहा है वीडियो का ना, तो वो दिख रहा है पूरा? हाँ उसको मैं थोड़ा वो करता हूँ, एडजस्ट करता हूँ, एक मिनट, वही मुझे लग रहा था। हाँ तो एक मिनट, एक तो ब्लर हो गया काफी पास आने पे। हाँ यार इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, इतना ब्लर हो गया, ये आ जाएगा, अभी आ गया तो ठीक है। देखो तो अभी क्या है कि ए आई से एम क्रॉस एन है और टी आर एन टू आर एन है, मैं इसको इधर बुला देता हूँ। देखो ये है, तो टी एन जो है, टी जो है आर एन, तो ये सिलेबस में नहीं है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, लेकिन हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से एक मैट्रिक्स बना जा सकते हैं। तो आर एन टू आर एम है, तो इससे जो मैट्रिक्स बनेगी वो एम क्रॉस एन की बनेगी, एम क्रॉस एन की बनेगी। अब बताओ रैंक ए प्लस नलिटी ए बराबर व्हाट? हाँ नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब इसी से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, देख लो ध्यान से। अब तो ये नलिटी कुछ और नहीं होता है, नलिटी होता है ax बराबर 0 में डायमेंशन ऑफ x सच दैट ax बराबर 0, इसका जो डायमेंशन ये एक वेक्टर स्पेस बनाता है, सब स्पेस बनाएगा, है ना। तो ये है, तो इसका देख लो, तो ये नलिटी से, ये नल स्पेस बोलते हैं इसको, जो भी लिखा मैंने अभी, या w बोल दो, ये नल स्पेस है, तो इसका जो डायमेंशन है उसको नलिटी बोलते हैं। तो ये देखो ध्यान से, ए कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है विथ रो रैंक r है, तो रो रैंक कॉलम रैंक, रो रैंक का मतलब नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो r है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वो भी r है, इसमें बता रखा है। अब आपको बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ द स्पेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax बराबर 0, तो ax बराबर 0 बोलने का मतलब होता है डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस, तो इसी सॉल्यूशन स्पेस को हम लोग नल स्पेस बोलते हैं। नल मतलब ये 0 है इसीलिए नल स्पेस, तो ये नल स्पेस हो गया, तो इसके डायमेंशन को हम नलिटी बोलते हैं, और आपसे नलिटी पूछ रहा है। तो रैंक बता रखा है r है, कॉलम n है, तो क्या होगी नलिटी इस मैट्रिक्स में, उस क्वेश्चन में स्पेशली?
क्या हो? ठीक है n-r, हाँ ये आंसर है, ठीक है। सो रैंक इज r, नंबर ऑफ कॉलम इज n, तो रैंक प्लस नलिटी बराबर n, तो r प्लस है ना, तो ये पूछा है आपसे क्वेश्चन में, तो दिस इज n-r हो गया। सर वो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस कैसे निकालते हैं सर? डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस। इसके लिए क्वेश्चंस करो। मैट्रिक्स में सिमेट्रिक में कोई भी मैट्रिक्स हो नहीं मैट्रिक्स का डायमेंशन का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब मैं बस रिलेट कर रहा था तुम्हें लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन डायमेंशन का मतलब होता है डायमेंशन ऑफ दिस डोमेन। ये डोमेन है, लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक फंक्शन है, उसका डोमेन है Rn, कोडोमेन है Rm। तो ये जो डोमेन का जो डायमेंशन है n है, दैट इज द डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स। तो इससे ये वाली मैट्रिक्स बनेगी। मतलब हर लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से एक बेसिस के रेस्पेक्ट में, है ना, तुम जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको याद होगा टी बीटा, यही ए है मेरा टी बीटा, और टी अगर Rn टू Rm है तो इस ए का ऑर्डर होगा m क्रॉस n, m क्रॉस n, ध्यान दो m क्रॉस n, है ना, बोलते हैं m क्रॉस m लिख देते हैं, यहाँ m क्रॉस n जो राइट में वो उस तरह से आएगा। सो ये जो डोमेन है, डोमेन का जो डायमेंशन है वो उस मैट्रिक्स का डायमेंशन होती है, बट ये चूंकि सिलेबस में ही नहीं है उसमें सिर्फ मैट्रिक्स ही पढ़ना है ये। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का आप फोकस करो, है ना, आपको ज्यादा होगा ना। हाँ सर वो जो मतलब कोई मैट्रिक्स का डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं, मतलब कोई टेक्निक तो होगा, मतलब ये प्रूफ करने के लिए, मतलब बुक में दिया था एक क्वेश्चन ऐसे ही। नहीं रैंक निकालते हैं, डायमेंशन नहीं निकालते, डायमेंशन इज द कॉलम, रैंक निकालते हैं। नहीं वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 2 के बारे में पूछा। हाँ 2 में क्या पूछा है, डायमेंशन तो वेक्टर स्पेस पूछा है। तो वेक्टर स्पेस होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस। अब बेसिस क्या होता है, जो स्पैन करता है और लिनियरली इंडिपेंडेंट होता है। हमने अभी जैम में कवर किए, आप वो वीडियोस देखिए जो बैच 2 वाले में लास्ट में आप थे तो शायद उसमें, बस आपको रिवाइज करने की जरूरत है ना। तो मतलब पहले सॉल्व प्रॉब्लम करो, जब शुरू में तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कोई अनसॉल्व क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो उससे पहले आप सॉल्व क्वेश्चन करो, फिर ताकि उससे आइडिया जनरेट करो, वो आइडियाज फिर अनसॉल्व में लगाओ। तो पहले तो आपके पास कुछ आइडियाज है ना क्वेश्चन होते कैसे हैं, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व देखो, तो मैंने कुछ क्लास में कराए होंगे, या कोई भी लिनियर अलजेब्रा की उस टॉपिक की बुक उठा लो, गूगल पे देख लो, या कोई भी बुक या कोई, है ना, सॉल्व एग्जांपल्स कुछ देख लो कैसे फाइंड करते हैं, और उसके बाद फिर तुम्हें आइडिया मिल गया अच्छा इस तरह से करना है, फिर ट्राई करो। इसमें वो मुझे डायरेक्ट दिया हुआ कि a * n + 1/2 ऐसे करके दिया, मतलब कुछ प्रूफ कहीं पे भी नहीं दिया। नहीं प्रूफ है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ, प्रूफ है उसका। तो ये क्या है यहाँ पे, हाँ जैसे हाँ फॉर्मूला कैसे आया सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, डायमेंशन का, उसमें ये होता है कि कितने वेरिएबल चाहिए उस स्पेस को फिल करने के लिए। हमने वहां देखा था कि जैसे सिमेट्रिक है तो डायगोनल के ऊपर जितना है उतने नीचे आ जाएंगे, तो मुझे नीचे वाला काउंट नहीं करना, आप सिर्फ ऊपर वाले काउंट करना है, तो नीचे वाला जो ऊपर होगा वही नीचे आ जाएगा डायगोनल, तो डायगोनल वाले का सम और डायगोनल के ऊपर वाले का सम। तो ये डायमेंशन होता है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज द डायमेंशन ऑफ द, है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो भी है। तो तुम नंबर ऑफ डायगोनल एंट्रीज प्लस डायगोनल के ऊपर जो है, तो वो होता है 1 + 2 + 3 अप टू n, तो n * n + 1/2 आ जाता है। ये डायमेंशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल 0 हो गया तो n * n - 1/2 आ जाता है। ये सब आपको देखना पड़ेगा ना, तो इसलिए बुक पढ़ना जरूरी, क्लास के हम 1 घंटे पढ़ा रहे हैं तो सब कुछ बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा सकते, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपने पढ़ा है तो बुक में आप एक एक लाइन पढ़ो, और कोई लाइन ऐसा हो जो आपको नहीं समझ आ रहा तो आप यहाँ डिस्कस करो मेरे से कि ये लाइन का मतलब समझ नहीं आ रहा है ना, क्योंकि हम भी बुक से ही पढ़ा रहे हैं, हमने कोई सारी चीज इन्वेंशन थोड़ी किया है, हम भी बुक से समझे और आपको समझा रहे हैं। तो आप भी बुक पढ़ो, और कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछो आप, चाहे थ्योरी हो, एग्जाम्पल हो, एक्सरसाइज हो, पीवाईक्यू हो, तो आपको वहां देखना है। ये कहीं भी प्रूफ मिल जाएगा, आप जो कह रहे हो कहीं भी गूगल करो प्रूफ मिल जाएगा इजीली, बहुत ट्रिवियल ये केस है ना। थोड़े से मतलब आपको बुक्स पे वर्क करना, तो कोई एक रेफरेंस बुक लो, ताकि बुक में क्या ना बहुत चीजें स्टोरी के थ्रू बहुत है ना सारी बातें लिखी रहती हैं, तो आप एक एक लाइन को समझोगे तो इजी रहता है। अदरवाइज ऐसे ठीक है, अगर आप मेन इनिशियली तो सबको सब कुछ नहीं आता, धीरे धीरे आता है, तो आपको लगातार कोशिश करते रहना है। ये कह रहा हूँ जो बच्चों को आज सब कुछ आता है उसने काफी टाइम दिया उसे, जैसे मुझे आज आता है, अब मैथ्स मेरा बहुत स्ट्रांग है ना, स्टैटिस्टिक्स में बाद में आया हूँ मैं, 2016 to 2019 मैं IIT एग्जाम मैथमेटिक्स पढ़ाता था कैरी एंडेवर इंस्टीट्यूट दिल्ली में, जब मैं IIT दिल्ली से MSc कर रहा था, उस समय IIT एग्जाम मैथमेटिक्स में कर रहा था IIT दिल्ली से, और IIT एग्जाम मैथमेटिक्स पढ़ाता था वहाँ पे। फिर 19 में जब मैं बॉम्बे गया MSc स्टैटिस्टिक्स में करने, तो 19 से जैम स्टैटिस्टिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया मैथ छोड़ के।
तो मैथ्स मेरा ज्यादा स्ट्रांग है देन स्टैटिस्टिक्स। वो तो एक्सीडेंटली मैं स्टैटिस्टिक्स में आ गया, क्योंकि फिर पढ़ाते गए फिर वो ऐसा हो गया इस तरह से। और स्टैटिस्टिक्स में अभी सीख ही रहा हूँ समाओ, मतलब सीख ही रहा हूँ, सीखता रहा हूँ 4 साल से, अभी सीख ही रहा हूँ ये चीजें। ठीक है, हाँ। तो बाकी भी किसी और लोगों का देखते हैं वन बाय वन। जो डाउट्स आज रहेगा कल पूछो। अब 6 to 7 डेली डाउट क्लास होगी, और उसमें कुछ भी पूछ सकते हो आप, मतलब चाहे मॉक टेस्ट का हो, पीवाईक्यू का हो, बुक के एग्जाम्पल हो, किसी दूसरे कोचिंग का मटेरियल हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने मुझे भी सीखना है, आपको भी सीखना है इस तरह से। चलिए, तो क्या करें, अभी किसी और लोगों का एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आते हैं बाकी आप पे। राजेश, हाँ जी, क्या डाउट है भाई इसमें? हाँ सर, सिर्फ सी बताइए उसका सर, वो सी का ही नहीं करेंगे, फ्रैक्शनल इंटीजर पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। तो आप बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो आपका डिस्क्रीट है ना। तो ये तो इंटरवल पे आएगा, तो यहाँ पे क्या है, इसके तो अलग अलग वैल्यूज है ना। जैसे आपका x की वैल्यू क्या है, जो ये क्वेश्चन 20 है आपका। सो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि x जो है 0 से इन्फिनिटी है ना, तो आपको दे रखा है कि fx जो है दैट fx इज लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x, है ना, जब x पॉजिटिव है, और ऐसे भी लैम्डा पॉजिटिव रहता ही है पैरामीटर एक्सपोनेंशियल में। तो which of the following statement is are true, है ना। तो जैसे सी ऑप्शन आपको डाउट है, तो सी ऑप्शन में ये है कि y है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हमने इसका ना, हालांकि हमने जो एग्जाम्स में आए हैं क्वेश्चंस, वो एक्सपोनेंशियल 1 आया हुआ है ना, जो चाहे जैम, गेट, नेट, आईएसआई सब में आया हुआ है ये क्वेश्चन, है ना, जिसमें आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूछता है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो ज्योमेट्रिक निकल के आता है ना इस तरह से। वो फाइंड करके देखोगे तो पता चलेगा। और अब ये सी वाला ऑप्शन है x माइनस दिस, तो फ्रैक्शनल पार्ट है, तो w की वैल्यू 0 to 1 होगी, है ना। ओके, और तो हालांकि इसको अगर ओपन करोगे तो क्या होगा ये, कि जैसे है ना x डिफरेंट उस पे होगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज तो हमें पता है ना, यहां से पता चल गया कि रेंज जो है इस, हाँ यूनिफॉर्म 0 1 कैसे, हाँ लेकिन x तो एक्सपोनेंशियल ही है ना, तो अब कॉन्टिन्यूअस माइनस डिस्क्रीट हो गया, ऐसे समझ लो। वैसे देखोगे तो ये तो तुम्हारा हुआ ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये x है, अगर आपका x की वैल्यू 0 to 1 है, यही ना, ये होगा, फिर x प्लस 1 हो जाएगा अगर x की वैल्यू 1 से, एक मिनट मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, ये देख लो एक बारी, हाँ, x अगर 1 से 2 में है, यही रहेगा, हाँ ओके। तो यहां से देखो, अब तुम्हें वो लगाना है यहाँ पे, एक मिनट, प्लस नहीं माइनस ना, यहाँ माइनस x माइनस 1, फिर ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो जैसे, अच्छा x तो आपका पॉजिटिव है, तो आपको इधर जाने की जरूरत है नहीं, है ना, ये चीज है। सो x होगा जब x 0 से 1 में है x माइनस 1, x माइनस 2 अगर x आपका 2 से 3 में है, ठीक, चलता रहेगा। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं डायरेक्टली कि अगर x की वैल्यू k से k प्लस 1 में है मान लो, तो क्या होगा, अगर k कोई इंटीजर अभी मान लेते हैं, ठीक है, सो y इज इक्वल टू x माइनस, क्या होगा अगर मैं बोलता हूं x की वैल्यू k टू k प्लस 1 है, सो क्या होगी, मान लो 0 यहाँ, x minus 2 है ना। तो जैसे है ना, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये x माइनस k हो गया। क्या इसका पीडीएफ निकाल पाओगे, है ना, पीडीएफ निकलेगा इसका, अरे यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा ना x माइनस k का, अगर x का मुझे पीडीएफ पता है तो x माइनस k का पीडीएफ नहीं आ जाएगा। यस सर। इसका ये तो सिंपल है, क्या ही होगा, बस ट्रांसफॉर्म शिफ्टेड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, वहां पे मेनली आपको इसको y के टर्म में लिखना है ना। तो अब इसमें मेनली पूछा है कि y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे लिख लो। देखो e1 e2 e3 e4 इस तरह से है, तो तुम क्या करोगे,
अभी मैं बता रहा था, चलो मैं CDF से अगर स्टार्ट करूं मैं, मान लो, ठीक है ना, तो इसके लिए काम करते हैं, फाइन। देखो तो यहाँ पे क्या होगा, CDF ऑफ y अगर मैं निकालना शुरू करूं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल टू y को ट्रांसफॉर्मेशन ही तो कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में एक अप्रोच था CDF अप्रोच, बाद में फॉर्मूला आया था इसी के यूज करके जब मोनोटोनिक होगा तब। तो अभी ये कर दो, अब ये क्या है, इसको अगर मैं लिख दूं प्रोबेबिलिटी, है ना, x is between k to k plus 1 and, एक्चुअली मैं ये कर रहा हूं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा हूं, देखो इसको मैं लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू y, जो पहला क्वेश्चन आज का सॉल्व किया है उसी तरीके से, इंटरसेक्शन x बिटवीन k एंड k प्लस 1, ठीक। और ये समेशन k का समेशन कहां से होगा जी, कहां से स्टार्ट होगा, कहां तक जा सकते हैं, फिर शुड स्टार्ट k फ्रॉम, हाँ जीरो से कहाँ, जीरो से इन्फिनिटी। अब ये देखो सॉल्व कर पाओगे, तो मैंने क्या किया, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा है, वैसे बताता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन E या EI समेशन ओवर I, इसी को ब्रेक करोगे टोटल प्रोबेबिलिटी बन जाता ना, यही तो है। इसको अगला स्टेप में लिख दूंगा, क्या इसको मैं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करूँ, प्रोबेबिलिटी x बिटवीन k एंड k प्लस 1 इनटू क्या, आगे आगे आपके पास इनटू, ठीक है, आगे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू y गिवन x बिटवीन k एंड k प्लस 1, देख लो ये, या एक काम करो इसी के साथ प्रोसीड करो आगे। सो क्या होगा, जब तुम्हारा x k टू k प्लस 1 है तो y क्या होगा तुम्हारा, जब x k टू k प्लस 1 है तो y की वैल्यू किसके इक्वल आती है, x माइनस k। सो प्रोबेबिलिटी x माइनस k लेस देन, अरे भाई आज का जो पहला क्वेश्चन था ना वही है, यही तो है, क्या ही अलग चल रहा है, यहाँ भी यही था ना, दो केस था, यहाँ मिनिमम था तो दो केस थे, यहाँ तुम्हारे पास इनफाइनाइट केसेस हैं, यहाँ दो ही केस था ना, तो जो वहां पे किया वही चीज यहाँ कर रहे हैं, यहाँ भी क्या कर रहे थे, सम क्या कर रहा था, यही सम तो वहां समेशन आ रहा है, जो यहाँ सम लिया मैंने वही वहां समेशन है, क्योंकि यहाँ दो ही टर्म है तो अलग अलग लिख दिया। अब इनफाइनाइट टर्म को मैं ओपन करके लिख सकता हूँ बट समेशन में लिख दिया, तो जो इस क्वेश्चन में किया वही वहां करूंगा मैं। देखो सो x माइनस के लेस देन इक्वल टू y, और ये समेशन है क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हैं यहाँ पे, और x यहां से आ जाएगा k टू k प्लस 1, ठीक। तो यहां से देख लो, तो यहां से आ गया आपके पास इक्वल टू समेशन k फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी यहां आ गया x लेस देन इक्वल टू k प्लस y, ये इवेंट इंटरसेक्शन x लेस देन इक्वल टू k प्लस 1 मोर देन k। अब ढूंढो इसका इंटरसेक्शन, तो देखो यहाँ x कह रहा है k प्लस y से, अब मुझे बताओ पहले y का रेंज क्या है, यहाँ x तो तुम्हारा 0 से इंफिनिटी था, x वाज फ्रॉम 0 से इंफिनिटी, इंक्लूड कर लो कोई दिक्कत नहीं, y का रेंज क्या है, ये हटा दो, एक्सक्लूड कर दो 0, कोई दिक्कत नहीं, हाँ बोलो व्हाट इज रेंज ऑफ y। अरे राजेश तुम बताओ, तुम्हारा डाउट है भाई, तुम क्या सीखोगे, इसका रेंज क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, 0 to 1, हाँ 0 to 1, इतना टाइम क्यों लग रहा है, 0 to 1। तो देखो यहाँ पे ये जो केसेस मैं सॉल्व कर रहा हूँ 0 to 1 के लिए, मेरा y 0 to 1 में है, तो x लेस देन k प्लस y और x बिटवीन k टू k प्लस 1, तो बोलो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, मुझे ये लिखना है, अब इंटरसेक्शन लिखना है इसका। सो मैं इंटरसेक्शन क्या लिखूं इसका, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो, एक है x k 0 होगा तो ये k बन जाएगी, y 0 होगा तो k बन जाएगी, और 1 होगा दिस। तो देखो ध्यान से, अगर यहाँ बात करूं मैं k प्लस 1, अब मुझे बताओ k प्लस y कहाँ होगा इसमें, k से पहले या इन दोनों के बीच में या k प्लस 1 के बाद,
बीच में होगा, है ना। सो ये आपका k प्लस वाई इस बीच में है, क्यों? क्योंकि y 0 से 1 में है, k ऐड करके देख लो। तो अब ऐसा क्यों कर रहा हूं, ध्यान से देखो। अब ये कह रहा है x की वैल्यू इसके बीच में है, ये वाला कह रहा है ना, ये कह रहा है इसके बीच में है। ये क्या कह रहा है कि k प्लस वाई से कम है। तो बताओ इंटरसेक्शन क्या है इसका? इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? k2k+y। हाँ, ये डाउट वाले भाई को समझ ही नहीं आया, तुमने ट्राई नहीं किया, तुम ऐसे ही देखे और पूछ लिए। ये देखो ना वहां पे ग्राफ में क्या है, k2k+y, इसमें क्या ही नया है। करो इसको सॉल्व, सॉल्व कर दो, आगे करूं मैं, और इसको निकालो वैल्यू हो जाएगा। बाद में। पहले ये प्रॉपर्टी निकालो इसको यूज करके। तो ये जो पीडीएफ है तुम्हारा, उस पीडीएफ x के पीडीएफ को इंटीग्रेट करो इस इंटरवल पे, इंटीग्रेट करोगे k बचेगा, बस k के रिस्पेक्ट में समेशन करो, आंसर आ जाएगा। करके देखो तो आ जाएगा, वही ऑप्शन जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो ये सीडीएफ निकल रहा है अभी, फिर बाद में डिफरेंशिएट करोगे तो पीडीएफ आएगी। ये ट्राई करके देखो ना, फिर पूछो। ये है चलिए, तो एक और डाउट देख लेते हैं, उसके बाद किसका रह गया? और सरोज, हाँ चलो ठीक है, थोड़ी देर और डाउट कर लेते फिर आते हैं। तो क्या कह रहा है ये? ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल सी टाइम क्या है? 2x प्लस वाई। इसमें क्या डाउट है भाई सरोज, है कभी? नहीं है, चलो छोड़ दो फिर। तो हाँ जी, पोलमी है, पर डाउट है, ऐसे भेज दिया, छोड़ दो। और कौन नया लोग है? तरुण, अबे तरुण तुम्हारे सारे डाउट हो गया? चलो नेक्स्ट नेहा। हाँ जी बताइए, आपको कौन सा डाउट है इसमें? तीनों से एक बताऊंगा बस अभी। ठीक है, पहले ऐसे क्लास में पहले भी की। तो इसमें क्या है, पीडीएफ का डेफिनेशन यूज करो आप, और ये जैसे अभी कर रहे थे हम। अप्रोच क्या है कि जैसे सी निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 3 में, इक्वल टू 1 रखेंगे, सी आएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? हाँ, तो इंटरवल में ब्रेक करके, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो स्टेप फंक्शन है। तो आप ये 0 से 3 के इंटरवल को लिखना 0 to 1 प्लस 1 to 3, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिख रखी है अभी। जब 0 से 1 में तो वो x बन जाएगी, 1 से 2 में x माइनस 1 बन जाएगी, 2 से 3 में x माइनस 2 बन जाएगी। तो ऐसे हो गया 3 टर्म में इंटीग्रेशन। तो जो बॉक्स x हट के एक बार 0 हो जाएगा, एक बार 1, एक बार 2, डिपेंड करता है x की वैल्यू कहाँ पे है, फिर c आ जाएगा। और उसी लॉजिक से a हो जाएगा। सेकंड वाला एक बार बता दीजिए, इसमें मेमोरी लिस्ट प्रॉपर्टीज होगी। नहीं मत यूज कर, मैं क्यों यूज करना है ये बताओ। n to n plus 3, इस बीच में कितने वैल्यू है x की? 3 क्या क्या है? n plus 1, n plus 2, n plus 3, n plus 3 और दे रखा है pmf आपको ऊपर दे रखा है। तो n रखो एक बार x को, प्लस n plus 1 रखो, प्लस n plus जो भी है, n plus 1, n plus 2, n plus 3 पुट कर दो x की जगह, एक सीरीज बन गई। और ये सीरीज इजीली सॉल्व हो जाएगा ज्योमेट्रिक सम से, इनफाइनाइट टर्म के ज्योमेट्रिक सम से, ठीक है। मतलब जैसे एक बार n को ऊपर रखा तो 3 टर्म्स मिलेंगे। नहीं, आपको फाइंड करना है समेशन प्रोबेबिलिटी एट n plus 1 प्लस n plus 2 प्लस n plus 3, है ना। और n की वैल्यू है 0 से इंफिनिटी। तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि, है ना, और सबको बोल रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको इंप्रूव करना पड़ेगा एंट्रेंस में अच्छे रैंक के लिए, है ना। थ्योरीज आपको कितनी आती है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, है ना। अब ये वैल्यू लिख दो, निकाल के फिर n टेंस जी इसकी वैल्यू रख दो। 3 टर्म आई ना यहाँ पे। अब हर टर्म पे चाहो तो आप लगा सकते हो ज्योमेट्रिक सम, या देखना तीनों में कॉमन आएगा, कुछ एक चीज कॉमन आएगी, यहाँ कोई नंबर बचेगा, और वो जो बाहर कॉमन आएगा उस पे ज्योमेट्रिक सम लग जाएगा इजीली। a1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर होता है ना, a आर a अपॉन 1 माइनस आर लगा लो, हो जाएगा इजीली। दो लाइन में आंसर आ जाएगा, तो अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा आपका। पुट कीजिए, ठीक है भाई। चलो, तो अभी जिनका आज रह गया तो कल डिस्कस करते हैं, जो गेट वाले लोग हैं जिनका रह गया तो ठीक है।
तो अभी बाकी जिनके डाउट्स आज रह गए, कल 6 to 7, अभी डेली 6 to 7 डाउट क्लास चलेगी। अभी 7 to 9 जो लोग बैच 4 में हैं, मतलब जो मॉक टेस्ट डिस्कशन वाले बैच में, जो बच्चों ने मॉक टेस्ट लिया है, ये जो फुल पैकेज वाले, उनकी क्लास होगी। तो दूसरा लिंक मैं ग्रुप में भेजता हूँ, तो उस लिंक से आप लोग ज्वाइन करना, ठीक है। चलो थैंक यू एंड गुड नाइट अभी के लिए।